मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, महिम हैं, जो भी हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन भारत अब स्टार्ट हो चुकी है और आप ही लोग के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ इतिहास का। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हैं वो इस वीडियो के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो अब ये कहानी के पैटर्न पे ये चलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग कहानी सुना के मैंने आपके सारे चीज़ों को बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, ये मैंने बता दिया था कि मुसलमान खान आक्रमण, अरब और तुर्की। ठीक है, तो तुर्क जो था तुर्क, ठीक है, तुर्क ये एक कोई तुर्कीय देश का नाम नहीं, तुर्क एक जनजातीय नाम था। ठीक है, तो जहाँ से क्या गजनवी और गौरी आए थे। तो हम लोग को अब पढ़ना क्या था कि भारत पर अरब आक्रमण, कि अरब आक्रमण में मतलब कि कौन कौन से अरब आक्रमणकारी आए थे। तो सबसे पहले भारत में अरब आक्रमणकारी में देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, जिसने भारत पर 1712 और 1713 में दो जगह आक्रमण किया था। तो 1712 में रावो नामक युद्ध में उसने दाहिर नाम के राजा को हराया था और 13 में इसने क्या हुआ था कि मुल्तान को इसने जीत लिया था। तो इसने 12 और 13 एक साल के मतलब कि एक साल के बीच में इसने भारत पर दो जगह आक्रमण किया था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि दोनों जगह यह जीत हासिल हो गई थी। तो मैंने बताया था कि ये लोग केवल भारत में धन दौलत लूटने के लिए आते थे और लूट के फिर क्या होते थे, चले जाते थे। लेकिन अगर आप सोचे कि इसी समय 712 और 713 के बीच में ही हर्षवर्धन नामक राजा जो था उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर हर्षवर्धन, अशोक ये सब अगर रहते, ठीक है, तो इन लोगों का हिम्मत नहीं होता भारत पे आक्रमण करने का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखते चलेंगे कि प्रथम आक्रमणकारी जो थे, इसका प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने प्रथम बार 1712 में कब 712 में, ठीक है, राव युद्ध में, ठीक है, दाहिर नामक राजा को, किसको, दाहिर नामक राजा को पराजित, ठीक है, पराजित किया। ठीक है, इसके बाद इसने 713 में, ठीक है, किसे, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान को जीता 713 ई में। ठीक है, मुल्तान पर इसने विजय कर लिया। ठीक है, आराम से समझ सकते। अब इसने अपने जीते हुए क्षेत्र पर, मैं चलिए आगे लेके चलता हूँ कि अब इसने अपने जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था उसका एक राजधानी बनाया। ठीक है, कहानी की तरफ सुनाते भी चल रहा हूँ, आपको बताते भी चल रहा हूँ। ठीक है, अल मंसूरा, ठीक है, अल मंसूरा राजधानी बनाया। ठीक है, जितना भी जीते हुए क्षेत्र था उन सभी को एक जगह कहाँ, अल मंसूरा में इसने राजधानी बना दी। तो ये आज तक पूरे इतिहास काल में दो बार पीसीएस में, यूपीएससी में और पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जितने सारे क्षेत्रों को जीता था उसकी राजधानी उसने कहाँ बनाया था, अल मंसूरा में बनाया था। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ क्या है कि बहुत कॉमन फैक्टर है, आपको बुक वगैरह में भी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे वो पूछता है कि लिखने के क्रम में पूछता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस समय मतलब कि उससे किस कड़ी के द्वारा मतलब कि भारत पे आक्रमण किया था, इसका एक्सप्लेनेशन करें। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं था
जो कि एक योग्य शासक हो, हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद थी जो समरकंद था, अशोक था, इन सब जो प्रतापी राजा थे उन सब की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि इसी समय जिस समय ये आक्रमण किया था उस समय हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई थी। तो इन सबों के समय में क्या हुआ था कि इन लोग की हिम्मत नहीं होती आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो था, अगर मैं ऐसे लिख दूं मोहम्मद बिन कासिम, तो आप समझ जाएंगे MB के। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम बार जजिया कर लगाया। ठीक है, क्या हुआ था? भारत पर प्रथम बार जजिया, देखिए जजिया कर लगाया था। ठीक है, अब ये जजिया कर क्या था? ठीक है, तो ये जजिया कर मुख्य रूप से आपको गैर मुसलमानकारी से लिया जाता था, और वो भी किस लिए कि मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं, इसके एवज में आपसे ये टैक्स में ले रहा हूं। और ये जबरदस्ती भी लिया जाता था, अगर किसी को ना देने का भी इच्छा हो या वो समर्थ नहीं हो फिर भी उससे लिया जाता था। यानी कि किससे, तो पूछा एक बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जजिया कर मुख्य रूप से किससे लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो जजिया कर था, ठीक है, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता था। और किस एवज में लिया जाता था? तो सुरक्षा के एवज में लिया जाता था। ये जो लिया जाता था ये सुरक्षा के एवज में लिया जाता था। मतलब कि ऐसा कहा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानकारियों से कहा था कि मैं आपका सुरक्षा कर रहा हूं, इस एवज में मैं आपसे जजिया कर ले रहा हूं। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे। ये देखिए मुख्य रूप से भारत में किसका ज्यादा मतलब कि थी जनसंख्या है, तो हिंदुओं का है। तो इसलिए ज्यादा प्रभाव इस जजिया कर का किस पे पड़ा? तो हिंदुओं पर पड़ा था। ठीक है, किस पे पड़ा? हिंदुओं पर पड़ा था। तो इसीलिए, और ये क्या था कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर समर्थ में नहीं है कि इस बार हम नहीं दे सकते हैं, फिर भी उससे जबरदस्ती ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो आराम से समझे। और इसी समय आपका जकात, ठीक है, एक जकात टैक्स भी, जकात कर भी लिया जाता था। और यह किससे लिया जाता था? तो मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, यह किससे लिया जाता था? मुस्लिम से लिया जाता था। और यह अपने खुशी के ऊपर डिपेंड रहता था कि अगर आपको देने का इच्छा है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको देने का नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के समय में कौन सा टैक्स लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया था, गैर मुसलमानकारियों से लिया जाता था और सुरक्षा के एवज में लिया जाता था। जकात कर किससे लिया जाता था? तो मुसलमानकारियों से लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। इसमें कोई भी मतलब कि इच्छा के ऊपर डिपेंड रहती थी। ठीक है, अब देखिए, अब तो जो था कि मोहम्मद बिन कासिम इसमें क्या क्या था कि पांच लोगों को इस कर से मुक्त रखा था। क्या रखा था? मुक्त रखा था। तो पहला में आपका कौन था? बच्चा। पहला कौन था? बच्चा। दूसरा बूढ़ा, माने बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा में ब्राह्मण। ठीक है, और चौथा में आपसे क्या था? तो महिला, औरत। ठीक है, महिला। और पांचवा में आपसे किससे लिया जाता था? ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों से। तो इसके कहने का मतलब ये था, मोहम्मद बिन कासिम को कहने का ये मतलब था कि अब ये पांच लोग जो हैं, जैसे बच्चा अभी कोई भी काम नहीं कर सकता है, मतलब कि ये अपने पैर पे खड़ा नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति ये भी कुछ पैसा कमा नहीं सकता है। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला चीज होता है, वो चीज नहीं लेना चाहिए। महिला एक घर का काम करने वाली, बाहर से काम नहीं करती थी। और विकलांग व्यक्ति भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सब व्यक्तियों से क्या होता था? जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन आप यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, देखिए आपसे सवाल पूछता है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, लेकिन अगर किस को? तो ब्राह्मण को
औरत को, विकलांग को, बच्चा को और बूढ़ा को, 5 व्यक्तियों को छोड़ के लगाया था, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक यहां से फिरोज शाह तुगलक ये जो था ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया, ठीक है। यह ब्राह्मणों से भी जजिया कर क्या करता था, लेता था, ठीक है। ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेता था कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया। तो सवाल यहां से पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। लेकिन ब्राह्मणों से किसने जजिया कर लेना चालू किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों, ऐसे कर ब्राह्मणों, ठीक है। इसके बाद एक स्टार मार के आप लिख लेंगे कि आपको अकबर ने 1564 में अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जजिया को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो जब मैं आपको अकबर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ये जजिया कर इसने क्यों समाप्त किया था, किसके कहने पर समाप्त किया था, ठीक है। तो आराम से पहले यहां समझ ले पॉइंट बाई पॉइंट कि आपको मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लाया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब 1564 में और 1679 में औरंगजेब, ठीक है, 1679 में जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया। पुनः इसने क्या कर दिया, जजिया कर को मतलब कि जजिया कर शुरू कर दिया, यानी कि लेना चालू कर दिया। लेकिन इसके आगे चल के जो आपको मोहम्मद शाह रंगीला जो था, मोहम्मद शाह रंगीला ने पुण्यतः, ठीक है, मतलब कि इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अंतिम रूप से इसने क्या किया, समाप्त किया। तो अब आपको जजिया कर से मुख्य रूप से 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 से 6 सवाल रहते हैं। इसी से पूरा सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल कि जजिया कर भारत में किसने लागू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने लोगों से जजिया कर नहीं लिया, तो 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, औरत और विकलांग से। ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लिया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिया। जजिया कर को अकबर ने मतलब कि समाप्त कर दिया था, ठीक है। ये डेट नहीं पूछता है, लेकिन 1564 आप याद रखेंगे। 1779 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, माने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो था, ठीक है। देखिए भारत पर अरब आक्रमण के बारे में मैंने परिपूर्ण रूप से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम लोग भारत पे तुर्क आक्रमण देखेंगे। भारत पे हम लोग क्या देखेंगे, तुर्क आक्रमण, ठीक है। क्योंकि इन लोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पे आक्रमण करना, पैसा लूटना, और पैसा लूट कर क्या करना, फिर वापस चले जाना। तो भारत पर तुर्क आक्रमण यहां से देखेंगे, भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण। तो सबसे पहले देखिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 998 में सुबुक्तगिन नामक एक व्यक्ति जो तुर्क का था, उसने आक्रमण किया था। लेकिन हम लोगों को मोहम्मद गजनबी से हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मोहम्मद गजनबी उसका बेटा था। तो इससे हम लोग को क्या करना है कि मोहम्मद गजनबी जो था आपको गद्दी पे 1998 में बैठा था। तो इसके पहले उसके पिताजी जो थे सुबुक्तगिनी, जो कि आपको
996 में भारत पे आक्रमण कर चुका था। तो अगर भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण आपसे पूछे, प्रथम तुर्क आक्रमण, तो ये आपका सुबुक्तगिन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। इसने कब, इसने 998 में, इसने 998 में भारत पर, यानी कि भारत के शाही वंश पर, किस पर, शाही वंश के शासक में, यहां से लिख लेंगे, शाही वंश के शासक कौन था? तो उस समय आपका जयपाल था। ठीक है, जयपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, जयपाल को पराजित कर दिया। इसके बाद इसका बेटा, सुबुक्तगिनी का बेटा मुहम्मद कौन था? मुहम्मद गजनवी। ठीक है, मुहम्मद गजनवी। ठीक है, मुहम्मद गजनवी। ठीक है, कब? यह 998 में, सॉरी यहाँ 86 कर ले, 986 मोहम्मद गजनवी 998 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, आराम से समझ लेंगे। ये सब सवाल पूछा जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगिनी था। मुहम्मद गजनवी का यह पिता था। इसने 986 में शाही वंश के जयपाल को पराजित किया था। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद गजनवी 998 पर गद्दी पर बैठा और इसने 1001 से लेकर कितना, 1001 ई से लेकर 1027 ई तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार। 1001 से लेकर और 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग तो 17 बार के बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके मतलब कि आक्रमण जो थे, जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पूछ लेते हैं। तो 1018 में देखिए, 1018 में इसने कन्नौज पे आक्रमण करके कन्नौज को क्या किया? जीत लिया। ठीक है, कन्नौज को जीत लिया। फिर कब? 1018 में। ठीक है, 1018 में इसने, देखिए, इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, इसके बाद फाइनली इसने 25 के बाद इसने 27 में अंतिम उसको क्या कहता है? अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, आराम से समझ लेंगे। यहां से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि 1001 से लेके 1027 तक ये सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी भारत में कब से कब तक आक्रमण किया, कितना बार आक्रमण किया। ठीक है, उसका मुख्य आक्रमण भी पूछा जाता है कि उसने 1018 में किसको जीता था या कन्नौज को कब हराया था। ठीक है, तो 1001 से लेकर 1027 तक इतना साल में इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 1018 में इसने कन्नौज को जीत लिया। इसके बाद 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। मुख्य रूप से यह सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो इसने गुजरात पे अटैक किया, लेकिन ऐसा ये सुन के आक्रमण किया था कि यहाँ पे बहुत सारे सोने चांदी जहरवाद हीरे मोती आदि मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये आक्रमण किया तो इसे कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बता दिया कि मतलब कि यहाँ के लोग अपने घर में
अपने अपने पास कोई भी धन दौलत नहीं रखते हैं, बल्कि वो मंदिरों में क्या करते हैं, जाके जमा कर देते हैं। तब उसने फाइनली जाकर सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और वहां से बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात लूटकर ये अपने साथ ले गया। लेकिन इसके एवज में उस समय जो राजा हुआ करते थे वह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वहाँ पे बहुत तहस नहस करके जाते थे। इसी के कारण उसने जो वहाँ की प्रतिमा थी, मंदिर में जो भगवान का मूर्ति रखा हुआ था, उसको भी उसने तोड़ दिया। ठीक है, उस मन क्या क्या था कि उस मूर्ति को भी उसने तोड़ दिया, जिसके कारण इसको मोहम्मद गजनवी को, ठीक है, जिसके कारण मूर्ति तोड़ने मूर्ति भंज भी कहा गया है। क्या कहा गया? मूर्ति भंज, भंजक, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। ठीक है, क्या होता था? मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने के कारण, मूर्ति के कारण मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा गया है। तो ये सब सवाल आते हैं, एक एक पॉइंट के अनुसार आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जब ये सोने चांदी लूट के जा रहे थे सोमनाथ मंदिर से, तो रास्ते में इन्हें जाट मिल गए, क्योंकि ये पंजाब होके ही जा रहे थे, क्योंकि ये मुख्य रूप से कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ कि ये लोग मिल गए, तो ये लोग सोचे कि हमारे पास बहुत धन दौलत है, तो क्यों ना पहले इसको रख के आया जाए, तब फिर से इसे क्या किया जाएगा कि इसे लड़ा जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आपसे ये सवाल पूछता है कि मोहम्मद गजनवी अंतिम बार किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, क्योंकि जाट इसे जाते समय क्या किए थे? परेशान किए थे। तो उसी का बदला लेने के लिए वो क्या हुआ था कि सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए धन को पहले रखने गया और रख के आकर अंतिम रूप से जाटों के विरुद्ध क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन जब गजनवी भारत आया था तो उसके साथ 3 विद्वान भी आए थे। आराम से समझिएगा, कितने विद्वान आए थे? तो 3 विद्वान भी आए थे। ठीक है, अब आराम से समझिएगा, इन तीनों का नाम आप बहुत ही आराम से समझ के बुझ के अपने दिमाग और में बैठा लेंगे। ठीक है, तो कौन सा? फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, उसके बाद उक्ति। ठीक है, कौन था? उक्ति, उक्तवी। ठीक है, फिरदौसी, उक्ति, अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। यह तीनों जो थे ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए थे। तो ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन विद्वान भारत में आए थे? तो फिरदौसी, अलबरूनी, उक्ति, ये तीनों आए थे। इनके तीनों का पुस्तक किताब उल यामनी, किताब इनका किताब उल यामनी, यामनी। ठीक है, तो याद भी रखते हैं, उक्ति का पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल यामनी था। ठीक है, फिरदौसी का नाम शाहनामा, 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 शाहनामा क्या था? शाहनामा था। ठीक है, किताबुल हिंद, इसने किताबुल हिंद, किताबुल हिंद लिखा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि युक्ति ने किस पुस्तक की रचना की थी? किताबुल यामनी की पुस्तक है। फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी किताबुल हिंद। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो आप आराम से समझ चुके होंगे। ठीक है, इस पूरे कहानी को आप आराम से समझ चुके होंगे। एक कहानी की तरह मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया कि कैसे कैसे, देखिए, अरब आक्रमण हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम युद्ध किया था। कहाँ से? तो आपको उसका नाम क्या था? रावर नाम था। उस युद्ध का क्या नाम था? रावर था। और उसने दाहिर नामक राजा को हराया था 1712 में। 1713 में इसने मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया और इसी ने जजिया कर को लगाया था। 5 लोगों को छोड़कर सभी लोगों पर जजिया कर लगाया था। और जजिया कर गैर मुसलमानकारियों से लिए जाने वाला एक तरह का टैक्स था।
और ये सुरक्षा के एवज में लिया जाता था और मुसलमानों पर जकात नामक मतलब कि टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, और इस जजिया कर को मतलब जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी लिया। अकबर जो था जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब जब आया तो इसने इसे क्या किया, फिर से चालू कर दिया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे परिपूर्ण रूप से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, परिपूर्ण रूप से खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने पढ़ा है भारत के तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिनी नामक जो व्यक्ति था 986 में भारत के शाही वंशज पे जयपाल पे आक्रमण किया था। उसके बाद उसका बेटा 998 में मोहम्मद गजनवी गद्दी पे बैठा और 1001 से लेकर 1027 तक भारत पे 17 बार आक्रमण किया। उस 17 बार आक्रमण में 1018 में कन्नौज को जीत लिया। इसके बाद 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर के मूर्तियों को तोड़ने के चलते इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया। इसके बाद ये 1027 में अंतिम बार जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। इसके साथ 3 विद्वान भी साथ में आए थे भारत में। कौन थे? फिरदौसी, उक्ती और अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल हिंद, और उक्ती का नाम था किताबुल यामनी, और फिरदौसी का नाम शाहनामा था। इस तरीके से मैंने आपको ये तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ा दिया। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण जब आएगा तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अब कहानी के तौर पर मैं बता रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख भी दे रहा हूँ। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जाके इसको पूर्ण रूप से छाप दें। ठीक है, और इस वीडियो के साथ कोशिश करें कि सभी लोगों को जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने ये वीडियो लेके आया था। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाना आप ही लोगों के डिमांड से किया था। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।